आंदोलन में जाते हैं। अगर आप सब लोग सतपाल जी बन जाओ, सीओ साहब पीछे बैठे हैं, अगर आप सब लोग सतपाल जी बन जाओ तो वो दिन दूर नहीं कि ये लड़ाई हम लोग बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। जहां तमाम लोग पैसे वाले लोगों को, ताकतवर लोगों को मुकाबला करने के लिए मैदान में उतारेंगे, वहां आपका ये किसान का बेटा यहां के कमजोरों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों, मजबूरों, महिलाओं, बेटियों, संघर्षशील लोगों की आवाज बनके इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने का काम करें। आपको कहता हूं, आज देश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और पूरे देश में कमजोरों, किसानों, गरीबों की निगाहें आपकी तरफ है। और अगर वास्तविकता में आप मुझसे प्यार करते हैं, वास्तविकता में आप भारतीय संविधान से प्यार करते हैं और वास्तविकता में आप बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वास्तविकता में आप अपनी वोट की ताकत बनाना चाहते हैं, फिर वो दिन दूर नहीं है। अगले 3 से 4 महीने में उपचुनाव उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे होंगे। टोटल सीटें तो 403 हैं, लेकिन चुनाव 10 सीटों पे उपचुनाव होंगे और पूरे प्रदेश की निगाह इन 10 सीटों पे होगी। जहां कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए लड़ेंगे, वही आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में नया विकल्प बनाने के लिए लड़ेगी चुनाव। और विकल्प भी ऐसा जो विकल्प एसी के कमरे में पड़ के नहीं, सड़कों पे गरीबों के बीच में खड़ा होकर उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ऐसे नेताओं का निर्माण होगा जिनके लिए अपना हित बाद में होगा और समाज हित, क्षेत्र हित, प्रदेश हित पहले होगा। जब ऐसी विचारधारा के लोग आगे बढ़ेंगे तभी प्रदेश में परिवर्तन होगा। ये सही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं, लेकिन भारतीय होने का गौरव तो हमारे दिल में है और हमें इस बात का गर्व भी है। लेकिन जब तक भारत में गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं को सम्मान का जीवन नहीं मिलेगा, तब तक फिर भारत के गौरव के साथ बातों बातों में नारे लगा के खड़े रहना कोई अच्छी बात नहीं है। यह आपके हाथ में है कि आपका भविष्य कैसा होगा, यह आपके हाथ में है कि आपको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, यह आपके हाथ में है कि बहन बेटियों पे होने वाला जुल्म बंद होगा नहीं होगा, यह आपके हाथ में। मेरी बहन यहाँ खड़ी है, मैंने उनको संघर्ष करते देखा। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब वो लोग संघर्ष कर रहे थे, उनकी टीम रात रात भर जाग के गरीबों के बच्चों के लिए स्कूलों में कम फीस में व्यवस्था हो जाए इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। तो मैं दिल्ली में खड़े होके उनकी मांग को मजबूत कर रहा था कि भाई ये समझो कि शिक्षा हथियार है, इस हथियार को अगर आपने बाजारीकरण कर दिया, बाजार की भेंट चढ़ा दिया, तो गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जब गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा तो 200-400 रुपए की मजदूरी करके या 5-7-8 हजार रुपए की नौकरी करके वो अपने घरों के हालात नहीं बदल सकता है। वो अपने टूटे हुए घर को पाई पाई बचा के भी 10 साल में भी पक्का नहीं कर सकता है। वो कभी अपनी माँ को हवाई जहाज का सफर नहीं करा सकता है। वो कभी अपनी बहन को एसी वाली ट्रेन में नहीं घुमा सकता है। प्रधानमंत्री जी तो दिल्ली में बैठ के नारे देते हैं कि चप्पल वाला हवाई जहाज का सफर करेगा। मैं आपको सच बताता हूं कि चप्पल वाले को 2 टाइम अच्छी रोटी भी मिल जाए सम्मान की, ये भी अब उत्तर प्रदेश में और देश में मुश्किल हो चुका है। इसलिए मैंने मांग उठाई थी कि अगर बदलाव चाहते हो तो फिर करो कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सरकारी सुरक्षा मिली है, सुविधा मिली है या उसको आर्थिक मदद होती है, चाहे वो क्लास 1 का अधिकारी हो या क्लास 4 का अधिकारी हो, चाहे वो डीएम एसएसपी हो या एसडीएम एडीएम हो या दरोगा सीओ हो या कोई और अधिकारी हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की इजाजत देनी चाहिए और कानून बना देना चाहिए कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। आप देखो, महसूस करके, अपने दिल पे हाथ रख के महसूस करो। एक ही क्लास में मुख्यमंत्री का बेटा बैठा होगा, उसकी बराबर वाली टेबल पे मजदूर का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर वाली टेबल पे एसडीएम का बेटा बैठा होगा, उससे बराबर वाली टेबल पे कुर्सी पे डीएम का बेटा बैठा होगा, उससे बराबर वाली कुर्सी पे एसएसपी का बेटा बैठा होगा और उसके बराबर वाली कुर्सी पे टिकम नागर भाई मेरे जैसे किसान का बेटा बैठा होगा, मजदूर का बेटा बैठा होगा। तो अगर वो हमारी परवाह नहीं करेंगे तो अपने बच्चों की परवाह तो करेंगे। ये जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के स्कूल बना के खड़े कर दिए, गरीब लोग इसके सामने से तो गुजर सकते हैं।
लेकिन खुद को और अपने बच्चों को इन स्कूलों में अंदर नहीं पहुंचा सकते, उनकी क्लास तक अपने बच्चों को नहीं बिठा सकते। जब ये इतनी बड़ी खाई पैदा हो जाएगी तो गरीब का बच्चा कैसे जो है इन अमीरों के बड़े बड़े स्कूलों का मुकाबला करेगा। साथ साथ मैंने ये मांग भी की है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, नेता, अभिनेता है, चाहे वो राष्ट्रपति से लेके और गांव का प्रधान क्यों ना हो, उनके बच्चों का और बीमार होने पे उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। जिस दिन ये हो गया भारत में, आप मेरी बात को याद रखना, उस दिन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर भी मिलेगा, सारे टेस्ट भी वही होंगे, बढ़िया से बढ़िया दवाइयां भी वहां मिलेंगी और साफ सफाई भी ऐसी अच्छी होगी कि आपको सरकारी हॉस्पिटल और 5 स्टार होटल में फर्क महसूस नहीं होगा। जब मंत्री जी का इलाज वहां होगा, मंत्री जी के बेटे का होगा, राज्यपाल के बेटे का होगा, प्रधानमंत्री जी का होगा, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का होगा। ये बड़े बड़े उद्योगपति नेता खुद तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और हमसे कहते हैं कि हमने सरकारी अस्पताल अच्छे बनवा दिए हैं। अगर इतने अच्छे बनवाए हैं तो पहले अपना इलाज कराओ, फिर गरीबों को उसमें धक्का दो, तब मैं मानूंगा कि आपने हमारे लिए अच्छा बनाया। मैं आपको कहता हूं, आज देश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और पूरे देश में कमजोरों, किसानों, गरीबों की निगाहें आपकी तरफ है। और अगर वास्तविकता में आप मुझसे प्यार करते हैं, वास्तविकता में आप भारतीय संविधान से प्यार करते हैं और वास्तविकता में आप बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा कर